अप्लाई करना है, सो यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन मिसिंग था, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन ही था जितना मुझे ध्यान है। तो फिर हमने क्या किया था, हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन, और वहां पर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से वो काम, हमारा काम बन गया था। ठीक है, सो इनिशिएट मेथड अगर आपने अप्लाई करना है, आपने दो चीजों पे फोकस करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं अगर एक ही टाइप का है, मतलब सेम ही चीज बोली गई है, एक ही क्वेश्चन को मैं दो बार करवा रहा हूँ, मतलब अलग अलग वैल्यूज डालकर, तो उसमें सिर्फ ये समझो कि एक बारी में क्या किया, दूसरे क्वेश्चन को नहीं भी करोगे चलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन दिखता है, तो ये समझो कि उस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या था, और उस वेरिएशन के कारण हमारे क्वेश्चन के अप्रोच में कैसा चेंज है, उसको सॉल्व करने के अप्रोच में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो समझोगे, आप वो पकड़ लोगे, तो क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान रहेगा आपको। ठीक है, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करके आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। बेटर क्या 10 क्वेश्चन करो जिसमें कि 6 अलग अलग क्वेश्चन करो, अलग अलग टाइप के, उसमें आप 6 टाइप के क्वेश्चन समझोगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट। ठीक है, तो उसमें जाने से पहले, क्योंकि हमारा जो अगला पार्ट है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और आप सबको पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे हम नंबर ऑफ प्लॉट्स स्टडी करते हैं ना। अब वो प्लॉट हमारा स्ट्रेट लाइन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, हाइपरबोलिक भी होते हैं। ठीक है, सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जाने से पहले जितनी भी हमने इक्वेशंस के बारे में बात किया है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ये इनका फॉर्म क्या होता है। मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पर प्लॉट हमारा एक्सपोनेंशियल वाला बनेगा या स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिलहाल अभी कि हमारी जो इक्वेशंस होती है इन सभी प्लॉट की। ठीक है, तो हमारा क्या हम मतलब हमने तो हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, हाइपरबोलिक का, किसी का भी, वो किस टाइप का है और वो उसका जो शेप होगा प्लॉट का वो किस टाइप का बनेगा। ठीक है, ओके बच्चा, जो भी डाउट हो क्लास के बाद पूछो अभी। ठीक है, कल का टॉपिक का जो भी डाउट है। ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद याद से पूछ लेना, मैं टाइम दे दूंगा। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। इतना ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशन को डील करूंगा। ठीक है, प्लॉट हमने बचपन में बनाई ग्राफ में, अगर आपको एग्जैक्ट प्लॉट जानना तो आप एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यूज निकालो, एक्स के अलग अलग वैल्यूज लो और उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आएगी वाई की वो मार्क कर लो और फिर आप एग्जैक्ट प्लॉट बनाते हो। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर ओके बच्चा, मैं चैट टू एवरीवन अभी ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं से खुद ओपन कर लूंगा अगर मुझे लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। ठीक है, ये मुझे पता है। आपको डाउट आप मुझसे पूछो, क्योंकि जो भी डाउट एक स्टूडेंट पूछेगा और उसे मैं डिस्कस करूंगा तो पूरी क्लास के साथ ही करूंगा ना, ऐसा तो नहीं ना उसको अलग से मैं बता दूंगा, सीधी सी बात है। तो एट द एंड जब कोई स्टूडेंट अपना डाउट पूछ रहा है, तो जब मैं उसका डिस्कशन करूंगा तो उस पूरे क्वेश्चन को और उसके सोल्यूशन को मैं पूरी क्लास के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन रखा हुआ है वो डिस्टर्बेंस कम करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अभी देखो बच्चा, हम सबको पता है कोई सा भी इक्वेशन हो, मतलब कोई सा भी, ठीक है, उसमें उसमें जो हमारा प्लॉट होता है वो y और x के बीच में होता है ना, जिसमें कि ये जो एक्सिस होती है ये वाली, ये y होता है और ये जो एक्सिस होता है दिस इज x, है कि नहीं है। तो बेसिकली जितने भी हम इक्वेशंस देखने वाले, चार बेसिकली चार टाइप की, ये बेसिकली इक्वेशंस क्या, इट इज जस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। ठीक है, हम y को x की फॉर्म पे लिख रहे हैं। ठीक है,
सो अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप की इक्वेशंस होती है बेसिकली। एक होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, ये पहला केस, पहला फॉर्म है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चा, जो c है हमारा, c क्या है, इट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये चीज ध्यान रखना, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। y एक्सिस का इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना, जिस भी पॉइंट को y एक्सिस को काटेगा, जिस भी पॉइंट पे y एक्सिस को काट रहा है, दैट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, जो भी हम एक लाइन बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, वो y को जहां पर भी काट रहा होगा, जीरो में काटेगा तो जीरो इंटरसेप्ट, ठीक है, माइनस पे काटेगा तो माइनस इंटरसेप्ट, माइनस की वैल्यू है। तो जहां पर भी स्ट्रेट लाइन y को काटेगा, y एक्सिस को, दैट इज आवर इंटरसेप्ट। ओके, हमें मेन इंटरेस्ट है m से, m इज स्लोप, कहते हैं स्लोप ऑफ अ प्लॉट, ऑफ अ ग्राफ, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना बच्चा, जो ये m है, ठीक है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में जब हम इसे डील करेंगे तो डायरेक्ट बात होगी, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना बच्चा, अगर m नेगेटिव होता है, अगर m नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, m नेगेटिव का मतलब है कि अगर हमारा x बढ़ता है, y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर मैं x को डिक्रीज करता हूं तो y क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मेरा नेगेटिव स्लोप है, और अगर मेरा m पॉजिटिव है, अगर मेरा m पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि x को बढ़ाने पर जैसा चेंज x पे आएगा वैसे ही चेंज y पर भी आएगा। अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y भी इंक्रीज होगा, या फिर अगर मैं x को डिक्रीज कर रहा हूं तो y भी मेरा डिक्रीज होने वाला है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो अगर मैं एक जनरल प्लॉट लेता हूं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल देता हूं कि y जो मेरा है, y जो मेरा है, इट इज इक्वल टू 20x प्लस पे 4। तो देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, मेरा 4 है, दिख रहा है आपको, इंटरसेप्ट इज 4, ठीक है। ये बच्चा मैं इतना स्लो और डिटेल में उनके लिए जा रहा हूँ जो जो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इन टाइप की इक्वेशंस के, और ये क्या हमारा स्लोप है। अब मुझे दिख गया बच्चा यहाँ पे स्लोप मेरा पॉजिटिव है, 20 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। और मेरा वो जो लाइन है वो y को कहाँ काट रहा होगा, 4 पोजीशन में, मतलब 4 वैल्यू पे, जब y 4 होगा तो यहाँ पे समझो ये रहा 0, तो ये हमने 1 2 3 4, तो यहाँ से हमने बना लिया, यहाँ पे क्या हमारा y 4 है, यहाँ पे y 4 है, सही है। तो अब हमारा क्या, देखो इस डायरेक्शन में तो हमेशा x बढ़ेगा ही, है ना। अगर मैं यहाँ से 0 से राइट साइड जाऊंगा तो x हमेशा बढ़ना है, मतलब मैं हमेशा x को बढ़ाऊंगा। तो भाई अगर हमेशा मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो y भी हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कैसी लाइन जाएगी, ठीक है। क्या हो गया कुछ, अच्छा हाँ, ओके, अच्छा यहाँ पर एक लाइन गलत लिख दी है ये, ठीक है। हाँ तो ये ऐसा करेक्शन करा दिया करो, कई बार होता है मैं बोलता हूँ और लिखते हुए गलती हो जाती है। मैंने आपसे क्या बोला था, एक जैसा चेंज आएगा, तो अगर मैं x को डिक्रीज कर रहा हूँ तो y भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। सो ये चीज समझ में आया। तो अभी मैं अगर एक दूसरा केस लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे मुझे इंटरसेप्ट से मतलब है, सॉरी स्लोप से मतलब है हमें, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड ऑन स्लोप, हमारे लिए मेन चीज है स्लोप x। अगेन मैं x को बढ़ाऊंगा ही क्योंकि मेरे पास कुछ चॉइस नहीं है। तो अभी क्या हो सकता है कि मेरी सेम इक्वेशन है ऐसे कुछ, लेकिन इस बार -20x प्लस पे 4, सिर्फ इतना फर्क किया मैंने। इंटरसेप्ट अभी भी सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी क्या कर दिया, इट इज नेगेटिव, स्लोप क्या मेरा नेगेटिव है। तो अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ से समझ में आता है कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और 0 से राइट साइड जाऊंगा तो x बढ़ता है। तो अगेन बच्चा y मेरा समझो यहाँ पर 4 था, लेकिन अभी प्लॉट कैसे आएगा, नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस,
ठीक है। अब बच्चा ये भी चीज ध्यान रखना, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो सकता है। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव होता, ये -4 होता इंटरसेप्ट, तो नीचे से यहाँ से कहीं शुरू होता प्लॉट, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम नेगेटिव इंटरसेप्ट का ऐसा में केस नहीं फंसता, फंसेगा तो हम कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके, सो एक चीज ये हो गया जो हमने बात किया। इसका एक दूसरा केस होता है जब हमारा इंटरसेप्ट 0 होता है। देखो ये जनरल है, ये फॉर्म हमारी जनरल है, बिल्कुल जनरल फॉर्म है ना, क्योंकि मैंने बोला प्लस सी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी 0। और अगर सी 0 होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx, है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन पे ही, जो सेकंड है, ठीक है, मैं सेकंड बना रहा हूँ इसको, बेसिकली ऊपर वाले का ये केस बन गया है। अगर मैं बोल देता हूँ सी 0 होता है, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, mx। तो अगर आपको ऐसा कोई फॉर्म दिखता है तो वो भी स्ट्रेट लाइन का है, पर वहां पे हमें पता लग गया है कि इंटरसेप्ट क्या होगा, 0, मतलब ओरिजिन से लाइन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगेन सेम कहानी चलेगी, स्लोप नेगेटिव होगा तो x बढ़ाने पर y घटेगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो x बढ़ाने पर y बढ़ने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज बात करूं, दैट y इज इक्वल टू -20x, वही सेम चीज है, और y इज इक्वल टू +20x। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अभी सीधी सी स्ट्रेट लाइन बनेगा, अब मेरा इधर 0 है। ठीक है, इंटरसेप्ट, सो दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, और यहां पर मेरा पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, देख लो, दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है बच्चा, माइनस स्लोप इज नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, x बढ़ाने पर y घटेगा, और हमारा तो x बढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब y नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये 0 हो गया, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में y के लिए, और ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, x बढ़ाने पर y घटेगा, तो ये कर्व नीचे को जाएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में तो हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब x को बढ़ाने पर y बढ़ने ही वाला है। तो अभी मुझे नीचे की तरफ दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब नीचे वाला क्वाड्रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से दिखा सकता हूं। दोनों प्लॉट्स क्लियर है। ठीक है, तो स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप का मैग्नीट्यूड, सॉरी स्लोप का साइन हमें ये बताएगा कि कैसा चेंज आएगा, इनवर्सली चेंज होगा कि डायरेक्टली चेंज होगा, आएगी स्ट्रेट लाइन हमेशा। सही है, सो दिस इज अवर क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल प्लॉट और इक्वेशन। ठीक है, कैसे बनाया हमने, ओके स्टार्ट करके, ओके द नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। चलो बताओ ये कैसे आएगा, कैसी होती है इसकी इक्वेशन, कोई बताएगा मुझे, मैं जानना चाहता हूँ इक्वेशन कैसा है, कोई मुझे बताएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। सिंपल फॉर्म, हमें सिर्फ x से मतलब है, y से मतलब है, उसके साथ तो और चीज हो सकती है, वो सब उस वक्त कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हमारा x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। बताओ कैसा होता है इसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आई थिंक स्ट्रेट लाइन के बाद सबसे ज्यादा यही पढ़ते हो आप। ठीक है, वैसे तो आप और कुछ पढ़ते हो सबसे ज्यादा, लेकिन आपको जो लगता है सबसे ज्यादा आप यही पढ़ते हो स्ट्रेट लाइन के बाद। ओके ठीक है, ओके नो इशू। सो ठीक है बच्चा, आपने एक मुझे जनरल फॉर्म नहीं बताया, बल्कि एक मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्म बताया, एंड दैट इज y इज इक्वल टू e रेज टू x। ठीक है, पर बच्चे ये स्पेसिफिक केस है। ठीक है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल प्लॉट की बात करूं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, तो इन जनरल ये होता है y इज इक्वल टू a रेज टू x। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन वेयर a इज ग्रेटर देन 1, a शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसका जो स्पेसिफिक केस है जो जनरली हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा y इज इक्वल टू e रेज टू x। क्या फर्क हुआ इसमें, कुछ फर्क नहीं है, मैंने क्या बोल दिया कि y इज इक्वल टू a रेज टू x की फॉर्म हमें जैसी भी दिखेगी, कोई सी भी फॉर्म अगर इस तरह की दिखती है, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब वहाँ पे प्लॉट हमारा एक्सपोनेंशियल आएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बोल दिया कि a शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर मैं e बोलता हूँ बच्चा, e कोई अल्फाबेट थोड़ा ना है, इट्स अ नंबर।
ये जो ई है इट्स अ नंबर एंड इट इज 2.7, होता है कि नहीं होता है? ई हमारा अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर है, तो इसका मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2.7 रेज टू पे x, यस और नो? तो अगर y इज इक्वल टू 2.7 रेज टू पे x का कोई शेप आएगा, तो सिमिलर शेप आपका y इज इक्वल टू 3 रेज टू x का भी आना चाहिए, 4 रेज टू x का भी आना चाहिए, सिमिलर शेप आएगा। मैं नहीं बोल रहा कि पॉइंट्स एग्जैक्ट होंगे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट शेप। कहने का मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है और ये भी है, जैसा भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसी तरह से अगर मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं तो ये हमेशा होता है a रेज टू एक्स, y इज इक्वल टू a रेज टू एक्स, जहां पे कि a की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? और जब आप इसे एक्सपोनेंशियल वाला केस लेते हो, सो दैट्स अ स्पेसिफिक केस ऑफ एक्सपोनेंशियल प्लॉट और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जहां पे कि हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 2.7 रेज टू एक्स, जहां पे कि 2.7 हमारा क्या होता है, e, ठीक है? ओके, सो अगर मैं यहां पर, चलो इसका प्लॉट की बात करते हैं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट, चलो ये x हो गया, y हो गया, ठीक है? अगर समझो मैं x 0 लेता हूं बच्चा, तो y कितना हो जाएगा, 1, है ना? अगर मैं x 1 लेता हूं, क्योंकि सिंस मैं x को बढ़ाने ही वाला हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.7 अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसे 2 लेता हूं, ठीक है, या -1 लेता हूं, तो ये हो जाएगा -1/2.7 एंड सो होगा। ये हमें समझ में आ रहा है ना? अब देख लो, x का वैल्यू 0 रखो, e रेज टू 0 इज 1, फिर x का रेज टू वैल्यू 1 रखो, e रेज टू 1 इज e एंड e इज 2.7, और फिर अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो इट बिकम्स e रेज टू -1 व्हिच इज 1 अपॉन e, सो 1 अपॉन 2.7। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये है, x जब 0 होगा, ठीक है, x जब 0 होगा, y मेरा 0 नहीं है, तो कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल प्लॉट ऑरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है? दिख रहा है ना? ऑरिजिन से पास कब होता है? ऑरिजिन से पास तब होगी चीजें जब x और y दोनों 0 है, क्योंकि ऑरिजिन में तो मेरा x और y दोनों 0 है ना, देख लो आप यहाँ पर, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल पे। बच्चा मैंने आपसे बोला है कि जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू a रेज टू x, जहां पर कि a कोई सा भी नंबर है ग्रेटर देन 1, ठीक है? a कोई सा भी नंबर है ग्रेटर देन 1। अब उसका एक स्पेशल केस हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू x, जहां पे कि e की जो वैल्यू होती है, e जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है। अब चेक कर लेना, गूगल में कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है? सो e का वैल्यू 2.7। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने बोल दिया कि y इज इक्वल टू a रेज टू x, मतलब एनीथिंग ग्रेटर देन 1 रेज टू x, और फिर मैंने उसमें केस ले लिया कि y इज इक्वल टू 2.7 रेज टू x, तो उसका एक एग्जांपल हो गया ना वो। अब मैं बोलता हूँ 3 रेज टू x, 7 रेज टू x, 8 रेज टू x, वो सब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है, लेकिन मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2.7 रेज टू x, तो वो एक स्पेशल केस हो गया उसका, ठीक है? सो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ अ जनरल फॉर्म। तो हम एक्सपोनेंशियल बेसिकली इसी फॉर्म पे पढ़ते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग का जब इंटीग्रेशन या उसका एंटी लॉग लेते तो ई आता, सॉरी, ठीक है? तो वो चीज, ठीक है? सो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो हमारा जनरल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल का, वो होता है y इज इक्वल टू एनी नंबर ग्रेटर देन 1 रेज टू पे पावर x, ठीक है? दिस इज द जनरल फॉर्म। और अगर मेरा ऐसा आता है a रेज टू x वाला फॉर्म, मतलब x के x मेरा पॉजिटिव है, मतलब x के साथ मेरा कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है? इस टाइप की कोई इक्वेशन है, ठीक है? इस टाइप की कोई इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या बताता है कि ऑन इंक्रीजिंग x, ठीक है, बताता है ऑन इंक्रीजिंग x y इंक्रीजेस, ठीक है? मैं जनरली x को बढ़ाने ही वाला हूँ, इसलिए मैं बार बार इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है? मतलब x को डिक्रीज करूंगा तो y भी डिक्रीज होगा, जैसा चेंज मेरा x पे आएगा वैसा ही चेंज मेरा y पे दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? आप देख भी सकते हो, मैंने 0 से 1 किया x का वैल्यू तो y का वैल्यू बढ़ गया, देखो, लेकिन मैंने 0 से -1 किया है तो y का वैल्यू 1 से कम हो गया, देखो। तो कहने का मतलब अगर y x का वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो y पे इंक्रीज आएगा, और x का वैल्यू मैं घटाऊंगा तो y पर भी डिक्रीज आएगा।
तो ये फॉर्म हमारा क्या बताता है, जब ई रेस टू प्लस एक्स होगा, ये प्लस एक्स है, ठीक है, ओके। तो अब हम इसके प्लॉट की बात करते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, हम सब ने बचपन में, आई थिंक पता नहीं 4th क्लास और 5th क्लास में हमने ग्राफ बनाए हैं, है ना, हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस प्लॉट किया, पता नहीं 4th में भी, थोड़ी बड़ी क्लास में भी हो सकता है, मैं ज्यादा छोटी क्लास में बोल रहा हूँ, शायद मे बी 7th 8th में बना होगा, ठीक है। हम सबने प्लॉट एक ऐसे ग्राफ बनाए हैं। वो ग्राफ हम कैसे बनाते थे, हमें कोई इक्वेशन दी जाती थी, है ना। अब यहाँ पर y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा तो y की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, सीधी सी बात है, दिख रहा है। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, जहाँ पे कि e तो 2.7 है, ये हमें पता लग गया। तो अभी x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि समझो x मेरा 0 है, मैंने पहला केस ले लिया, तो जो टेबल में बना, आप बोल रहे हो टेबल, एक बार टेबल कैसे बने, ठीक है, तो वो समझ लो। समझो मैंने x बोल दिया 0 है, तो अगर मेरा x 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू ई रेस टू 0। कोई भी नंबर का अगर आप पावर पे 0 लोगे तो उसका आंसर कितना होता है बच्चा, एनी नंबर रेस टू 0 इज इक्वल टू, बताओ जरा, 0 और 1, एनी नंबर रेस टू 0, इट कैन बी एनी नंबर, ये जनरल एक प्रॉपर्टी है। एनी नंबर रेस टू 0 इज 1 और 0, इट इज 1, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी नंबर का पावर पे अगर 0 आता है तो आंसर 0 नहीं होगा, इट इज 1, ठीक है। सो इसका मतलब हमने यहाँ पे बात कर लिया कि जो हमारा, जब हमने x को 1 लिया तो e रेस टू 0 बन गया, और e रेस टू 0 1 होता है, तो देखो y 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना फिर। अब मैंने आपसे बोला कि x को 1 लेते हैं, मैंने बोल दिया अब x को 1 लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, e रेस टू 1, और e रेस टू 1 का मतलब है e, और e कितना बताया मैंने अभी आपको 2.7, तो ये हो गया, देख लो अभी समझ में आ रहा है। अब मैंने आपसे बोला कि लेट्स टेक x -1, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, क्या बनेगा ये, y इज इक्वल टू e रेस टू -1, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस y रेस टू e रेस टू -1 को मैं 1 अपॉन e नहीं लिख सकता, बोला आप मुझे, और 1 अपॉन e किसके बराबर होगा, देखो, यस और नो। तो हमने ये प्लॉट बनाया, ये बेसिकली जो टेबल हमने बनाया है, ये टेबल से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जो जब x 0 होगा तो मेरा y कभी भी 0 नहीं होगा एक्सपोनेंशियल पे। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि हम एक्सपोनेंशियल प्लॉट कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं करते। अब जल्दी में, आप जनरली क्या करते हो, ओरिजिन से स्टार्ट कर देते हो प्लॉट को, शेप आपको पता रहता है वो ऐसे जाना ऊपर को, थोड़ा कर्व फॉर्म पे ऊपर को जाएगा, शेप आपको पता रहता है, तो आप ओरिजिन से शुरू करते रहते हो, वो गलत है, ओरिजिन से शुरू नहीं होना चाहिए एज सच, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक केस मैं और ले रहा हूं इसमें, और वो भी एक अगेन एक प्रॉपर्टी है बताने के लिए। मुझे बताओ y मेरा 0 बनेगा कब, किस वैल्यू पे y मेरा 0 होगा, बोलो। अगर बच्चा मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू -इंफिनिटी, ठीक है, मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू -इंफिनिटी, तो इक्वेशन क्या बनी, ये बन गई y इज इक्वल टू ई रेस टू -इंफिनिटी, बना कि नहीं बना। इस ई रेस टू -इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई रेस टू इंफिनिटी, एंड एनीथिंग रेस टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, है ना। कोई भी नंबर के अगर मैं पावर इंफिनिटी करता हूं तो वो इंफिनिटी होता है, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। चीज समझ में आई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं x का वैल्यू -इंफिनिटी लेता हूं तब मेरा y 0 आएगा। यहाँ पर एक चीज समझनी है, और वो क्या है कि y एक्सिस मेरा कभी भी 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि कभी नहीं दिखने वाला है, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंफिनिटी होता है ना अनंत, किसका, एंडलेस, ठीक है। तो हमने ये देखा कि y हमारा तब 0 बनेगा जब x -इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल प्लॉट होता है उसमें y मेरा कभी भी 0 नहीं दिखने वाला है, मतलब वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा जहां पर कि y 0 हो जाए। अब मैं इसका प्लॉट बना रहा हूँ इसकी हेल्प से, ठीक है। तो लास्ट उसको आप छोड़ दो, अब पहले 3 देखो बस, ठीक है, पहले 3। ठीक है, सो दिस इज 0, दिस इज x, दिस इज y। तो देखो हमने क्या देखा, जब y 0 x 0, x तो यहाँ पे हो गया 0, लेकिन y 1 है, तो ये पॉइंट ये बना, ठीक है। अब x 1 है, ये रहा x 1, ये रहा, तो y कितना हो गया 2.7, तो ये कुछ यहाँ बन गया है ना, कुछ यहाँ चलिए, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे बनाया x -1 ले लिया हमने, x कितना ले लिया हमने -1, ये माइनस पे है x, ठीक है, माइनस क्वाड्रेंट और ये पॉजिटिव। आई होप ये पता होना चाहिए बच्चा, ये जो आप उनसे भी डाउट्स पूछ रहे हैं बहुत बेसिक डाउट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि x जब मेरा -1 होता है, -1 समझो ये रहा, तो मेरा 1/2.7 हो जाएगा, मतलब इस 1 से छोटा, तो इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और हमने देखा कि माइनस इन्फिनिटी पे जाकर मतलब बहुत दूर मेरा ही 0 होगा, तो मतलब प्लॉट कैसा आता है इसका, ऐसे कुछ ऐसे। सो दिस इज अवर प्लॉट। अब एक चीज ध्यान रखना, और वो क्या है, मैंने सिर्फ आपको ये जो एक्स जो माइनस क्वाड्रेंट है वो सिर्फ दिखाया है कि एक्चुअल में प्लॉट कैसा बनता है, लेकिन हम सबको पता है कि जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ते हैं उसमें हम किस किस के बीच में प्लॉट बनाते हैं, कंसंट्रेशन, सुनना ठीक है, किस किस के बीच में प्लॉट होता है, या तो हम कंसंट्रेशन लेते हैं, या हम रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, या हम टाइम लेते हैं। इन 3 चीजों के बीच में बनते रहता है ना प्लॉट, कभी किसी के बीच में, इन दो में से कभी किसी के बीच में। ना ही कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव होगा, ना ही टाइम कभी नेगेटिव होगा, और ना ही रेट कभी नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब आप इन तीनों में से किसी को भी y ले लो, किसी को भी x ले लो, ये तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब हम हमेशा कौन से क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, हमेशा कौन से क्वाड्रेंट पे बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना। हमारे ऐसे होते हैं ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ऐसे करके हमारे ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इधर आपके दोनों पॉजिटिव होते कि नहीं होते, तो हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जो हमने बनाया है। तो ये जो पीछे आगे का शेप है इसको आपने ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये वाला जो शेप है ना, ये वाला शेप, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन आगे का जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके अब एक और हमारा हो सकता है, दैट इज e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू माइनस एक्स। तो हमने सेकंड केस लिया जिसमें कि y हमारे क्या है, e रेज टू माइनस एक्स। जैसे ही माइनस एक्स आता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं तो y मेरा डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जरा इसका टेबल बनाओ और प्लॉट बनाओ, ठीक है। इसका जरा टेबल बना के प्लॉट बनाने की कोशिश करो। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे बच्चा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं बना के मैं दिखा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, इसलिए भले 1 मिनट लगे, फटाफट बॉक्स बनाओ और अंदाजन बना दो, ठीक है। हम सिर्फ शेप से हमें कंसर्न इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगेन मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, सेम ऐसे ही बनाएंगे फिर से जैसे हमने पहले देखा था। एक्स वाई, अगर एक्स 0 होता है बच्चा, वाई कितना होगा, एक्स 0 होगा तो वाई कितना होगा, बोलो। e रेज टू माइनस 0 इज अगेन 1, तो 1 होगा। तो कहने का मतलब कोई सा भी हो,
आप y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ले लो या y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स ले लो, जब x 0 होगा y कभी भी 0 नहीं होगा एक्सपोनेंशियल प्लॉट में। अब अगर y 1 है तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर y 1 होगा तो ये e रेज टू माइनस 1 नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2.7। देखो, और अगर y हमारा सॉरी x हमारा -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2.7। और इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि अगर x मेरा इंफिनिटी है तो अभी क्या होगा, y मेरा क्या होगा इधर 0। अब चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही से हमें दिख रहा है, देखो कि जैसे जैसे हम y को बढ़ा रहे हैं तो x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो देखना, तो दिस इज x, दिस इज y। तो जब ये 0 था तो ये 1 था, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया इसको 1 को, ठीक है, जैसे कि थोड़ा शेप दिखे रंग से। और जब ये 1 हुआ तो ये 2.7 चलेगी, 1/2.7 चलेगा, मतलब 1 से कम है तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया। और जब ये -1 था, मतलब यहाँ पर यहाँ पे -1 होगा तो ये 2.7 था, मतलब यहाँ से कोई प्लॉट आएगा और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट से मतलब है, मतलब ये वाला जो हमने बड़ा बना रखा है। इसकी हमें ऐसे जरूरत नहीं है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से आप हटा सकते हो, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है। मैं मार्क कर लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें सिर्फ इस पे कैसा शेप आना है उससे मतलब है। दिस इज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट है दैट इज सेकंड, हमें सेकंड क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसके शेप से मतलब हो गया, ओके। सो बच्चों हमने ये देख लिया। अब हम जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन पे, दैट इज पैराबोलिक। तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ आपने इक्वेशंस को ध्यान रखना है कि ऐसी इक्वेशन है तो इसका शेप ऐसा आता है, बस। हम जब बाद में जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे आपने इक्वेशंस को ध्यान रखना है और इक्वेशन का प्लॉट का शेप कैसा होता है ये ध्यान रखना है, वो ध्यान है। कोई सा भी मैं आपको फॉर्म दूंगा जब हम बनाएंगे, आप अपने आप बना लोगे क्योंकि आपको शेप पता है इसका, ठीक है। सेकंड आता है हमारा पैराबोलिक इक्वेशन, सॉरी थर्ड, ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन होती है बच्चा, ये हमारी बराबर होती है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं एक और शेप लूंगा, एक और केस लूंगा इसका, ठीक है। सो ये हमारा इस तरह का पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है, जहाँ पे c शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, c शुड बी पॉजिटिव ऐसा जो हमें मतलब है जिससे। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट बनाता हूँ बच्चा, खुद ही देखो, पैराबोला से तो सबसे इजी प्लॉट में से एक होता है अगर आपने पढ़ा है तो दिस इज x एंड दिस इज y। तो बनाओ भाई, अगर x जीरो होता है तो बच्चा कितना होगा, x जीरो होगा तो ये कितना होगा, बोलो। जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अगर x 1 होगा तो c होगा ना, और अगर x -1 हुआ तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है तो c। कहने का मतलब y का x का वैल्यू माइनस हो प्लस हो, y का वैल्यू पॉजिटिव दिखने वाला है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इसका प्लॉट का शेप कैसा है। दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज y।
तो देखो जब x 0 था तो y भी 0 था, तो यहाँ पे तो ऑरिजिन से हमेशा पास होगी चीजें। और जब मैंने x को 1 कर दिया तो ये मेरा c बन गया, और जब मैंने x को -1 कर दिया तो ये मेरा ये फिर से c बना। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। मैंने बच्चा इसको डॉटेड लाइन से दिखाया लेफ्ट वाले को, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो शेप है उसको ध्यान रखना। सेकंड क्वाड्रेंट के शेप से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जिनके बीच में हम आगे प्लॉट बनाएंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ये चीज ध्यान रखना। मैं आगे कहीं पे एक चीज को नेगेटिव दिखाऊंगा पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। कंसंट्रेशन रेट टाइम कभी नेगेटिव नहीं होती, आप सबको पता है, बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब एक और इक्वेशन लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। y इज इक्वल सी एक्स क्यूब। दिस इज सेकंड केस। ये मैंने इसलिए लिया बच्चा क्योंकि ये इस टाइप का भी आपको दिखेगा। अगेन c शुड बी ग्रेटर देन 1। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस टाइप का भी आपको एक इक्वेशन देखने वाला है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये भी सेम ही आएगा इसका भी शेप, ठीक है। अगर ये x होता है, अगर ये x होता है और ये y होता है, तो अगर मैं x को 0 लूंगा तो y भी 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो इट बिकम्स c, और अगर मैं x को -1 लेता हूं तो -1 क्यूब इज -1, तो इट बिकम्स -c। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर मेरा y भी नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ करता हूं, तो दिस इज 0, ठीक है। दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव। तो देखो जब 0 है तो ये भी 0 है, तो ये तो ऑरिजिन में आ गया पॉइंट। जब x 1 है तो ये c है यहाँ पर, लेकिन जब x -1 है तो ये -c है, तो ये नीचे आगे देखो। तो इसका शेप कैसे बनता है, कुछ ऐसे, अगर आप देखोगे तो। इसे मैं फिर से डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के शेप से मतलब है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, मैं आपको कंप्लीट शेप दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के पार्ट से मतलब है, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ के फर्स्ट क्वाड्रेंट का शेप देखो, इस वाले का और इस वाले का शेप देखो, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है क्या? शेप तो एग्जैक्टली सेम ही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो ज्यादा चेंज आएगा वो सी एक्स क्यूब में आएगा y पर, है ना। अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और एक केस में बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, तो 1 में तो कुछ नहीं पता लगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे x2 है तो बताओ भाई y कितना आएगा, 4c। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे x2 है तो y कितना आएगा, 8c। तो किस पे ज्यादा चेंज आया मेरा, इसके अंदर। तो क्यूबिक वाले केस में क्या होगा कि y पर हमें ज्यादा चेंज दिखेगा अगर उतना ही, अगर मैं x का चेंज दोनों में सेम करता हूँ, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर वाले पे या सी एक्स क्यूब वाले पे, ठीक है। अगर मैं दोनों में सेम करता हूँ तो उसके बाद ज्यादा चेंज मुझे y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब में दिखेगा। तो ये हमारी दो इक्वेशन थी पैराबोले की, जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। शेप से आपको शेप से मतलब है। ओके,
अगर मैं एक बार एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं इस बार डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शेप बता रहा हूँ, ठीक है, अब वो देख लेना। तो मैं यहाँ पे अलग से नोट बना रहा हूँ, इसे नोट करना, मैं इसे मिटा दूंगा। मैंने आपसे बोला अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स आता है, इस टाइप का शेप इक्वेशन है, देख लो आप, तो आपका जो प्लॉट बनेगा वो ऐसे बनेगा, वो आपका प्लॉट हमेशा ऐसे बनेगा। क्लियर है? आपका प्लॉट हमेशा ऐसा आएगा अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है, ठीक। और अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स है, तो आपका प्लॉट हमेशा ऐसे जाएगा, ये कभी मीट नहीं करना है। अभी क्लियर है? ठीक है, मुझे शेप से मतलब है, वहां पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर समझाने में कंफ्यूजन आ रहा है आपको कि सर ने प्लॉट पॉइंट्स कैसे लिए, भूल जाओ उसे हमें कोई मतलब भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखो कि अगर y इक्वल टू ई रेज टू एक्स आता है तो शेप ऐसा है, और y इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स आता है तो शेप नीचे वाला है। बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसी हाइपरबोलिक इक्वेशन की बात करेंगे जिससे हमें मतलब है। तो बच्चा अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है y रेज टू m इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x रेज टू n, ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y रेज टू m x रेज टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ऐसी कोई इक्वेशन हमारे पास आती है, हमें दिखती है अंडर कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि भाई m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो n भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, और अगर m नेगेटिव है तो n भी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो फिर वो आपका स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करेगा, ज्यादा चांसेस है, ठीक है, ज्यादा चांसेस बोला है, वो देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर हमारे दोनों के साइन सेम है, m इज पॉजिटिव एंड n इज पॉजिटिव, और उसके बाद आपको दिख रहा है y रेज टू m डॉट n x रेज टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। और हाइपरबोलिक इक्वेशन का जो शेप होता है, दिस इज y एंड दिस इज x, वो कुछ ऐसा होता है। और सही बोलूं तो स्ट्रेट लाइन के बाद सबसे कॉमन ये होता है प्लॉट, जो आप पढ़ते हो, बहुत जगह पढ़ते हो सर, मतलब इस टाइप के प्लॉट को, हाइपरबोलिक को, ठीक है। और ये कैसा होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ये कभी भी y एक्सिस को मीट नहीं करेगा और ना ही x एक्सिस को। इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके हाइपरबोलिक इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि हाइपरबोलिक इक्वेशन y एक्सिस को और x एक्सिस को मीट करता है इनफाइनाइट पोजीशन पे, मतलब कभी नहीं मीट करता, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। सही है, ओके। ठीक है बच्चा, तो आपको ये चार चीजें ध्यान रखनी है, चार इक्वेशंस कि उसका शेप कैसा रहेगा, ठीक है, जिससे कि हम आगे बात करें तो अब आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट आप देख लो पीछे हमने जो भी चीजें दी है, हमने डिस्कस किया है, उनका शेप और उनका इक्वेशन का फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। तो बच्चा जो हमने अभी डिस्कस किया है वो बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ने के लिए डिस्कस किया है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई नहीं पूछने वाला कि ये इक्वेशन, इसका ये इक्वेशन हाइपर बोलेगी कि एक्सपोनेंशियल का, ऐसा कोई और आ जाए तो बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, वो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, हाँ, सो हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की।
चलो इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, इससे पहले मुझे एक चीज बताओ, हमने पीछे रेट लॉ पढ़ा है ना? जो रेट लॉ था वो किसके लिए था? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन? वो जो रेट लॉ हमने लिखा है, रेट लॉ इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन? टेल मी। इट इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? रेट ऑफ कंजम्पशन के लिए नहीं है वो, और रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए नहीं है, इट इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और हम सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन के हमेशा बराबर हो जरूरी नहीं है, ये भी हम सबको पता है कि नहीं पता है? ओके, सब हम बात करते हैं आगे। सो पीछे जो हमने रेट लॉ पढ़ा था, बेसिकली वहां पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन मिल रहा था विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बात आती है कि समझो हम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, हम एक रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है या कितना कंसंट्रेशन मेरा कंज्यूम हो चुका है। तो मुझे अगेन एक इक्वेशन का जरूरत है, बिकॉज वो इक्वेशन, वो इंफॉर्मेशन मुझे रेट इक्वेशन से नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये वो इक्वेशन होती है जो हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइम पे हमारा रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन बचा हुआ है या फिर उसका क्या कंसंट्रेशन कंज्यूम हो चुका है, ये हम फाइंड आउट कर सके। सही है, सो इट्स बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द टाइम इंटरवल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव ऑर्डर्स का और जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टडी करना है डिटेल में, बिल्कुल उनका ग्राफ आप जितनी पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास हम सब देखेंगे करके। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट केस, फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, सो लेट्स से बच्चा हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है एंड दैट इज ऑफ जीरो ऑर्डर एंड ये है ए गिवन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चा, जो मैं यूज करूंगा, मुझे नहीं पता कि आपने कॉलेज लेवल पे क्या किस वे पे पढ़ा है। ठीक है, तो जिस वे पे मैं बताऊंगा आपने वही देखना है। मैं यहाँ पर कैपिटल ए नॉट को, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम जीरो था, मतलब जब शुरुआत हुई है रिएक्शन की, उस वक्त जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो ये है। और कभी कभी आगे, अभी तो नहीं, इंटीग्रेटेड में तो कहीं नहीं, पर आगे हो सकता है मैं शायद स्मॉल ए से इसको दिखाऊं, पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं एक ही फॉर्म यूज करूं विच इज ए नॉट, जो मैं जनरली यूज करता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी शायद मैं कहीं पे ए दिखा दूं। और जो ये ए होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, बस। ठीक है, मतलब जीरो टाइम को छोड़कर जो भी समय होगा, रिएक्शन खत्म हो रही है, रिएक्शन आधी हुई है, एक चौथाई हुई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, उस वक्त जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो ए है। ठीक है, तो हमने ये बात किया। सो लेट्स से हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और हमने मार्क भी कर दिया कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो हमारा जो रेट होगा, ठीक है, रेट जो होगा या रेट लॉ जो होगा, दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू पे जीरो होगा। इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सो नो इशू, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं इस रेट का डिफरेंशियल फॉर्म लिखता हूं, डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये क्या बनेगा? 1/a माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के बनेगा। ठीक है,
अगर मैं ए नहीं लेता हूँ, 1/a वाला जो ए है, स्मॉल ए, अच्छा यहाँ पर ये स्मॉल ए, ये वाला है, ये स्मॉल ए, ठीक है। और फिलहाल इसे रिमूव कर रहा हूँ, जब यूज करूंगा तब मैं लिख दूंगा स्पेशली, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। तो यहाँ पर ये स्टोइकियोमेट्री है। अब हम सबको पता है कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, सो आई नीड स्टोइकियोमेट्री आल्सो। हाँ, रेट ऑफ कंजम्पशन लिखना हो तो इस ए का कोई मतलब नहीं था। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका स्टोइकियोमेट्री है तो वो इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज इक्वल टू के। तो अगर मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, डी ए इज इक्वल टू ए के डी टी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो भाई जब टाइम 0 है तो इस वक्त ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट, और जब टाइम टी है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस पे ए नॉट, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा माइनस साइन, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू ए के टी। सो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले रहा हूँ कि समझो अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये हमें क्या दिखा रखा है, स्टोइकियोमेट्री 1 है, तब हमारा ये फॉर्म क्या बन जाएगा, ए नॉट माइनस पे ए इज इक्वल टू के टी। दिस इज आवर दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है। ठीक है। अब बच्चा कई बार क्या होता है ना, आप इसी फॉर्म को पढ़ते हो, कई बार आपको ये ए दिखा भी रखा, स्टोइकियोमेट्री ए होगा स्मॉल ए, लेकिन स्टिल आप यही फॉर्म पढ़ते हो। तो बच्चे यहाँ पे होता क्या है, मैंने अभी हमने डिस्कस किया, आपने मुझे आंसर बताया, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो रेट लॉ है दैट इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पर कई बार हम क्या करते हैं ना कि ये एक्सप्रेशन जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये हम रेट ऑफ कंजम्पशन से निकालते हैं, ठीक है, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन से को यूज करते हुए रेट लॉ पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उस वक्त जो ये के होता है, जो के है, ये जो के है हमारा, यहाँ पर जो मैंने यूज किया के, दैट इज माय रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पर यूज करते हो तो वहां पर जो के होता है दैट इज रेट कांस्टेंट इन रिलेशन विथ रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो ये फर्क होता है, जैसे कि यहाँ पे ए के बन गया ना, ए के, इस ए को कलेक्टिवली मैं कैपिटल एक दूसरा के बोल सकता हूँ, के डैश। सो वो जो ए के होगा, दिस इज माय रेट कांस्टेंट इन रिलेशन विथ रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो सिंस जनरली हमें रेट कांस्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन का ही दिया जाता है, कभी भी वो कंजम्पशन और फॉर्मेशन का नहीं दिया जाता, इसलिए हमें जो हमने ऊपर फॉर्म बनाई है माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए के टी, वो हमारे लिए बेटर है। इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि अगर ए का वैल्यू 1 होता है तो हमारी वो फॉर्म बनेगी जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, हो गया, ओके। अब यहां पर देखो क्या है, ए नॉट हमारा कंसंट्रेशन है ए का जब टाइम 0 है, ए जो है मेरा वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का जब टाइम टी है, के मेरा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, और जो टी है मेरा वो समय है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रह गया है। ये तो मतलब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे कि आपसे ये बोला जाए कि 20 सेकंड के बाद मेरी कंसंट्रेशन थी लेट्स से 5, तो बताओ 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ तो हमारा जो रिलेशन था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का समय के साथ, वो कहीं ना कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन से भी रिलेट कर रहा था। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा, वो पूछा है कि अगर मेरा 20 मिनट या सेकंड के बाद कंसंट्रेशन 5 है, तो बताओ 30 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे तो टी 0 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारा अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन बना रहे हैं अगेन T1 T2 के बीच का रिलेशन जहाँ पे निकला है, मतलब T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है और T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है, उसका एक रिलेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन के फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा कुछ फंसता है तो आप इजिली बना लो, तो आपको ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। तो इसके बाद मैं लिखने का एक तरीका बता दूंगा, तो आगे हम बार बार इंटीग्रेशन नहीं करेंगे।
ओके, अब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे सारा खेल क्या था, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाना है, कभी भी इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाना है, आप सबसे पहले क्या लिखा हमने, रेट लॉ। तो सबसे पहले आप रेट लॉ लिखोगे, किसी के लिए भी, फर्स्ट हो, जीरो हो, सेकंड हो। तो मैं स्टेप बता रहा हूँ, अब आगे खुद ट्राई करना। कभी भी हमें इंटीग्रेटेड लिखना है, सबसे पहले आप रेट लॉ लिखोगे, लिख लिया। रेट लॉ लिखने के बाद आप रेट का डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे, लिख लिया। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन में लिमिट्स हमेशा जीरो से टी की लगेगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चा बेसिकली यहाँ पर भी जब हमें T1 से T2 बनाना है, तो सारा खेल है लिमिट्स का। यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है वो जीरो से टी का बन रहा है ना, क्योंकि हमें लिमिट जीरो से टी की ली है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को उठा लूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, और लिमिट्स बदल रहा हूं उसमें यूजिंग 1, तो उसमें मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये हो जाएगा माइनस डी ए और ये हो जाएगा ए के डी टी। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे T1 है, तो भाई कंसेंट्रेशन इस वक्त कितनी होगी, A1 होगी, सीधी सी बात है। और जब T2 होगा तो कंसेंट्रेशन कितनी होगी, A2 होगी, सीधी सी बात है ना। तो लिमिट्स जैसे बदलोगे कंसेंट्रेशन भी तो बदलेगी। तो लिमिट्स किसने बोल रखी, जीरो से टी लेनी हर वक्त, वो तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाने के लिए जीरो से टी ली ना, तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है। तो अगर मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ तो ये बन जाएगा A2 माइनस पे A1 इज इक्वल टू ए के T2 माइनस पे T1। तो अगेन मैं वही लिख रहा हूँ, इफ A इज इक्वल टू 1, ये हमारा बन जाएगा A1 माइनस पे A2 इज इक्वल टू के। तो ये हमारा फॉर्म फिर से बन गया। इसको अब याद ना भी रखो चलेगा, पहला वाला याद रखना है, इसको जरूर याद रखना है, इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इतना इंटीग्रेशन में मत जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, भले जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे के टी था ना, ये टी था, तो बेसिकली था क्या, टी माइनस जीरो। तो इस टी की जगह आपने हमेशा T2 माइनस T1 कर देना है। इस टी की जगह हमेशा क्या कर दोगे, T2 माइनस T1। टी की जगह हमेशा क्या आएगा, T2 माइनस T1 बस। और ए नॉट को आप हमेशा रिप्लेस करोगे A1 से, किसी भी फॉर्म पे हो, ए नॉट की जगह A1 रखोगे और ए की जगह A2 को रखोगे हमेशा, जैसे यहाँ पे किसी भी फॉर्म पे हो। मतलब जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपको पता रहती है, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की, होती कि नहीं होती है। तो अगर मैं T2 और T1 का पूछूंगा तो क्या करोगे आप, ए नॉट की जगह A1 कर दोगे, ए की जगह A2 कर दोगे और टी की जगह T2 माइनस T2। ये हम करेंगे आगे, करके भी दिखाते, देख लेंगे, ये बनेगा आंसर, ठीक है। किसी का भी हो, जीरो का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, आपने क्या करना है, अगर आपने T1 और T2 के बीच का रिलेशन बनाना है, तो टी की जगह T2 माइनस T1, ए नॉट की जगह A1 और ए की जगह A2, बस आपका वो फॉर्म बन जाएगा। ओके, सो ये हमने ये बना लिया। अब यहां पर देखो हमारे पास दो इक्वेशन है बेसिकली, एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन हमारा रेट लॉ है ही। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन शो नहीं हो रहा क्या, कौन सा इक्वेशन शो नहीं हो रहा आपको, विजिबल नहीं है भैया, सभी को बाकी को विजिबल है कि किसी को भी विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा हो गया, ठीक है। तो बच्चा ये इसको याद कर लेना, मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चा आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्डर पे अगर आपने जाना, किसी भी ऑर्डर का इंटीग्रेटेड जब बनाना है, तो आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने, पहले आप रेट लॉ लिखोगे, फिर रेट का डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे और फिर इंटीग्रेशन पे जाओगे, लिमिट्स होगी जीरो से टी की, आपका हमेशा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब बात आती है इसके फर्दर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। तो हमारे पास दो इक्वेशन है अभी, इतना ध्यान रखना, एक है r इज इक्वल टू के ए नॉट, के ए रेस टू जीरो, और दूसरा है ए नॉट माइनस पे ए इज इक्वल टू के टी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
सबसे पहले मैं हर एक केस में लिखता हूँ यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के भी अलग अलग होता है ना, इसलिए इसका जो यूनिट ऑफ के हमने लास्ट क्लास में भी निकाला था, ये बराबर है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमने लास्ट क्लास में निकाला था, वहां से भी देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है। हम बात करते हैं सेकेंड। दो इक्वेशन है, देख लो हमारे पास दो इक्वेशन है, फिर बार बार बोल रहा हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों बॉक्स में कवर इसी स्क्रीन में, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट इक्वेशन जो है आर इज इक्वल टू के नॉट, ये एक रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन है, बाकी कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन यहाँ पर है इंटीग्रेटेड में। सो मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लॉट ऑफ ए नॉट माइनस ए वर्सेस टाइम। चलो बनाओ इसको, सब पहले ट्राई करेंगे, जिनको आता है भाई वो तो बनाओ, आराम से बैठ जाओ, बाकी लोग ट्राई करो। So, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चा, तो दिस इज ए नॉट माइनस ए, हाँ इतना ध्यान रखना, ये जो वर्सेस टाइम लिखा है ना, वर्सेस के लेफ्ट साइड वाला हमेशा वाई एक्सिस होगा, वाई होगा जो हमने पीछे इक्वेशन में पढ़ा है, और वर्सेस के राइट साइड वाला हमेशा एक्स होगा, ठीक है। वर्सेस के लेफ्ट साइड वाला हमेशा वाई और राइट साइड वाला हमेशा एक्स, ठीक है। या फिर हम कई बार लिखते हैं ए नॉट माइनस ए एंड टी, तो एंड के लेफ्ट वाला वाई, राइट वाला एक्स। तो ये हमारा हो गया, हमें इक्वेशन पता है ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। तो भाई हमें ए नॉट माइनस और टाइम के बीच का रिलेशन बनाना, तो ये हमारा पूरा क्या वाई बन गया, और ये बन रहा है एम एक्स। देख लो आप, टी मेरा एक्स है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ कर लेते फटाफट, क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसलिए मैंने आपको बताया था पहले कि हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, पैराबोला को ड्रॉ करेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारा कैसा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज पॉजिटिव, आप देख सकते हो के कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द प्लॉट, फर्स्ट प्लॉट जो हमने फॉर्म किया। उसके बाद अच्छा मैं आपसे सेकंड प्लॉट बोलता हूं, दैट इज प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टाइम। प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टाइम, बोलो। तो अभी मेरा ए वाई है और टी मेरा एक्स है, मेरे पास ए और टी का रिलेशन इसी इक्वेशन के थ्रू है, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। लेकिन बच्चा यहाँ पे सिर्फ मेरा ए वाई है, ना कि ए नॉट माइनस ए, तो मुझे सिर्फ ए को रखना है वाई की तरफ, बाकी सबको एक्स की तरफ ले जाना है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए बराबर ए नॉट माइनस पे के टी। तो अभी इक्वेशन कैसे बन गया, देखो ये y हो गया, ये c हो गया, और ये प्लस पे mx। देख लो बना कि नहीं बना। तो ये इक्वेशन कैसे गया, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो k हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन आगे माइनस साइन लिखा है, इसी कारण से ये स्लोप हमारा नेगेटिव है। स्लोप क्या है, स्लोप हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, और इंटरसेप्ट भी है मेरा, तो मेरा जो प्लॉट आएगा वो आ जाएगा ए टाइम ऐसे, जहां पे कि मेरा जो ये इंटरसेप्ट है ये ए नॉट है, ये क्या है मेरा ए नॉट, ठीक है।
बच्चा देखो, हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस पीछे पढ़ी तो उसमें y इज इक्वल टू समथिंग है। वो इज इक्वल टू में e रेस टू एक्स हो सकता है, mx प्लस c हो सकता है, mx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ए वाई चाहिए था और टाइम मेरा x था। तो जब मैंने इक्वेशन लिखी a नॉट माइनस से इज इक्वल टू के टी, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड तो मेरा क्या होता है, y होता है ना। तो पर मेरा y तो a होना चाहिए, पर यहाँ पर मुझे a नॉट माइनस से लिख रहा है इक्वेशन में। तो मैंने उस इक्वेशन को रीअरेंज किया इस तरीके से कि a मेरा सिर्फ y दिखे, मतलब a इक्वल टू समथिंग कर दूं। तो मैंने वो a इक्वल टू समथिंग किया जो बना a इज इक्वल टू a नॉट माइनस पे के टी। तो a हमारा y हो गया क्योंकि हमें बोल रखा है। a नॉट मेरा कांस्टेंट वैल्यू, तो इट बिकम c, और मेरा t के साथ माइनस के लगा तो इट बिकम्स प्लस mx। तो मेरा k हमारा नेगेटिव था माइनस के, तो हमने बोल दिया इट्स नेगेटिव स्लोप, तो नीचे गिर पाएगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट प्लॉट देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट बनाओ। तो भाई रेट क्या है, के ए रेस टू 0, और हमें पता है ए रेस टू 0 इज 1, तो रेट इज के। तो यही से हमें पता लग गया तो ऐसे में पता लग गया रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। है ना, आप देख सकते हो ए का तो उस पर असर ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर लो, रेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को आप कितना भी चेंज कर लो, कितना ही बढ़ा लो, रेट का वैल्यू सेम रहेगा। तो कैसा आएगा, सेम। आप देख लो, आपको तो इधर ऑब्जर्व करो, ए की वैल्यू बढ़ रही है पर रेट बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। तो ये प्लॉट आएगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ केस, बच्चा अभी नेक्स्ट हमने केस देखना है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, विच इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। कोई मुझे बताएगा टी हाफ क्या होता है, बताओ। व्हाट इज टी हाफ? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डेफिनेशन क्या होती है जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, कि जब कंसंट्रेशन हाफ कंज्यूम हो जाए? समझ में आ गया? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए, कि जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के 50% हो। बोलो। तो इतना ध्यान रखना, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि वो समय जब 50% कंज्यूम हो गया, मतलब जब 1/2 पार्ट कंज्यूम हो गया, कभी ये नहीं बोलोगे। आप हमेशा बोलोगे जब 1/2 पार्ट बचा हुआ है। दोनों में फर्क होता है, ये शायद यहाँ नहीं दिख रहा फर्क। अगर मैं इसको T1/4 कर दूंगा ना तो फर्क दिखेगा। अब मैं T1/4 में बोलता हूँ कि 1/4 पार्ट मेरा कंज्यूम हो रहा है और 1/4 पार्ट मेरा बचा हुआ है, दोनों का अलग मतलब है। 1/4 कंज्यूम होने का मतलब होता है 3/4 बचा हुआ है, और फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोल रहा हूँ 1/4 बचा हुआ है, दोनों अलग चीजें। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पर ये टाइम क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना जब हमारा बचा हुआ हो। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये तो इक्वेशन ही था, ए नॉट माइनस पे ए इज इक्वल टू के टी, इंटीग्रेटेड था। अब मैंने बोल दिया कि अगर टाइम मेरा टी हाफ है तो इसका मतलब जो मेरा ए होगा, जो बचा हुआ पार्ट था, ये मैंने पहले बता रखा ए क्या बचा हुआ पार्ट, तो ये मेरा कितना होगा, ए नॉट बाई टू होगा कि नहीं होगा, खुद देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अभी मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ए नॉट माइनस पे ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट बाई टू, और टी मेरा क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो टी हाफ क्या हो गया, 1/k, ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन पे 2। तो इसे मैं 1/2 के करूँ, ठीक है, तो हो जाएगा ए नॉट अपॉन पे 2 के। तो ये आ गया। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। अब बच्चा यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है, और वो क्या है कि भाई टी हाफ का जो रिलेशन है ए नॉट के साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चा, देखो इसका मतलब ये होता है, अगर हम एक नॉर्मल सेंस में सोचे, जनरल सेंस में सोचे, तो ए नॉट का मतलब होता है जब ए नॉट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है जब टाइम 0 पे कंसंट्रेशन जो है, दैट इज ए नॉट। पर अगर मैं हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ए नॉट को थोड़ा सा अलग वे पे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो कैसे है, एक तो इंटरप्रिटेशन यही होता है कि बच्चा समझो आपकी सेम रिएक्शन है ए टू बी का, ए टू बी की एक रिएक्शन चल रही है, तो वो ये बोलता है कि अगर मैं एक केस में ए की इनिशियल कंसंट्रेशन लेता हूँ 5 मोल और दूसरे केस में मैं ए की कंसंट्रेशन लेता हूँ 8 मोल्स, तो ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा मुझे समय लगेगा हाफ लाइफ अटेन करने पे, मतलब उतना ज्यादा मेरा हाफ लाइफ होगा, यही तो बोला जा रहा है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन 5 लेता हूँ ए टू बी की रिएक्शन पे एक केस में, और दूसरी केस में मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 8 लेता हूँ, तो भाई बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगेगा हाफ होने पे, जिसमें कंसंट्रेशन 8 थी। यस और नो, सीधा सीधा यही इंटरप्रिटेशन है इसका, है ना। अगर मैं समझो एक ही रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ ए टू बी, एक केस में मैंने कंसंट्रेशन ले लिया 10 और एक केस में कंसंट्रेशन ले लिया मैं 20, तो सीधी सी बात है 10 को हाफ होने में कम समय लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। हमें जो बता रहा है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, जितना ज्यादा ए नॉट होगा उतना ज्यादा समय मेरे को लगने वाला है हाफ होने पे। ठीक है, अब इसको मैं एक ही रिएक्शन में कैसे हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वो समझो। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब ए नॉट होगी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो भाई फर्स्ट हाफ लाइफ अटेन करने पे क्या होगा, ये ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, तब इसका ये हाफ लाइफ हुआ ना, तो दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ। अब क्या होगा, अब क्या हम बोल सकते हैं कि अब जब ये ए नॉट बाई 2 हो गया है, ए जब फर्दर हाफ हो जाएगा मतलब ए नॉट बाई 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का सेकंड हाफ लाइफ, हमारा क्या बनेगा, इस रिएक्शन का सेकंड हाफ लाइफ। और जब ये ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, जब इसका फर्दर हाफ होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, इस रिएक्शन का थर्ड हाफ लाइफ एंड सो ऑन। तो अभी जब ए नॉट बाई 8 मेरा ए नॉट बाई 16 होगा तो फोर्थ हाफ लाइफ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब एक जो भी हमारी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जब वो हाफ हो रहा है तो उधर हाफ लाइफ होगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ हुई, फिर वो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन बची उसका जो फर्दर वो हाफ हुई तो वो सेकंड हाफ लाइफ बनी, सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन बची वो जो फर्दर हाफ हुई तो ये हमारी थर्ड हाफ लाइफ बनी, सो ऑन हम जा सकते हैं। तो यहाँ से जो पीछे रिलेशन था उसका क्या मतलब, देखो ये हमारा टी हाफ 1, टी हाफ 2, टी हाफ 3, हमने क्या बोल रखा है बच्चा, टी हाफ 1 के लिए जो हमारी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है दैट इज ए नॉट, टी हाफ 2 के लिए जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है दैट इज ए नॉट बाई 2, है ना। टी हाफ 2 तो मैं वहीं से काउंट करना शुरू कर रहा हूं ना, और थर्ड हाफ लाइफ के लिए जो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है मतलब स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है थर्ड हाफ लाइफ को काउंट करने का, दैट इज ए नॉट बाई 4। तो पीछे वाले रिलेशन से हमें क्या पता लगता है कि सिंस ए नॉट मेरा सबसे ज्यादा है, ए नॉट बाई 2 उसके बाद है और ए नॉट बाई 4 उसके बाद है, तो इसलिए सबसे ज्यादा समय मुझे फर्स्ट हाफ लाइफ को अचीव करने पे लगेगा, उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ को अचीव करने पे लगेगा, और उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ को, मतलब थर्ड हाफ लाइफ मेरी सबसे जल्दी अचीव होने वाली है अगर मुझे दिखी, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा 0 के लिए।
तो जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है कि जो पहली हाफ लाइफ आपकी होती है वो सबसे ज्यादा समय लगाती है अटेन होने में, उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ, उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ एंड सो ऑन। तो समझ में आया ना, यहाँ पे समझ में आया मैंने ए नॉट को किस तरह से इंटरप्रेट किया हमने, ठीक है। तो इस जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत रिजिड, इसे रिजिड मत रखना बिल्कुल ही, ठीक है। तो वो मैंने जो रिजिड एक्सप्लेनेशन है उसका वो मैंने आपको बता दिया कि एक ही रिएक्शन को मैं दो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कैरी आउट कर रहा हूँ, दो अलग अलग कंटेनर पे, एक में 20 एक में 10, तो 20 वाले पे ज्यादा समय लगेगा। पर मैं बात करता हूँ कि सम जो अभी 20 जो है जिसमें 20 कंसंट्रेशन है, इसमें भी तो मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ आएगी ना, तो क्या तीनों हाफ लाइफ सेम होगी, हम ये डिस्कस करें। और वो हमने देखा नहीं, वो सेम नहीं होगी, ठीक है। बच्चा मैंने, हाँ बिल्कुल, हमने हाफ लाइफ को यही बोला है कि जब कंसंट्रेशन, तो अभी देखो ना, जब मैं फर्स्ट हाफ लाइफ में गया तो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नॉट, स्टार्टिंग मैंने वर्कआउट जिससे करना शुरू किया तो ए नॉट हुई। अब जब वो ए नॉट से ए नॉट बाई 2 बनेगी तो मतलब मेरा वो क्या हो गया, एक हाफ लाइफ आई कि नहीं आई। तो अब इस हाफ लाइफ को अटेन करने के बाद मेरी कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट बाई 2 है ना। तो अभी एक समय आएगा ना जब ए नॉट बाई 2 ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, तो अभी वो उसका हाफ हो रहा है। तो अभी मेरी यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला कि जो मैंने ए नॉट बाई 2 के जो हमारा आ रहा है, तो इधर ए नॉट रिजिड नहीं है, वो ए टी इज इक्वल टू 0 से कंफ्यूज मत करना, उसको हम अलग वे से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमारा ए नॉट से ए नॉट बाई 2 बनेगा, दिस इज अवर फर्स्ट हाफ लाइफ। अब जब ये ए नॉट बाई 2 है, जब कंसंट्रेशन रिएक्शन आगे को जाएगी तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा ना, तो ए नॉट बाई 2 मेरा ए नॉट बाई 4 भी तो बन सकता है। तो अब ये इस कंसंट्रेशन का हाफ हो चुका है, मतलब हाफ, फर्स्ट हाफ लाइफ में जो कंसंट्रेशन बची थी अब उसका भी हाफ हो चुका है, तो हम इसे बोलते हैं हमने सेकंड हाफ लाइफ अचीव कर ली। अब जब ए नॉट बाई 4 आ गया सेकंड हाफ लाइफ के बाद, तो अब आप फर्दर रिएक्शन मूव करोगे तो हो सकता है ए नॉट बाई 8 दिखे, तो हमारी थर्ड हाफ लाइफ अचीव हो जाएगी। ए नॉट बाई 8 से फिर फर्दर हम जाएंगे तो ए नॉट बाई 16 हो सकता है, तो हमारी फोर्थ हाफ लाइफ अचीव हो जाएगी एंड सो ऑन। अब इससे मत बोलना से इसका मतलब तो ए नॉट बाई 3 को हम ए नॉट बाई 6 कर दें, नहीं ये नहीं है, क्योंकि ए नॉट बाई 3 आपको अचीव नहीं होगा। मतलब यहां से हम देख रहे हैं ना, हम यहाँ से चीज हमने देखा है कि जो हाफ लाइफ की वैल्यू है जीरो ऑर्डर के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कि मतलब उस समय जिस भी हाफ लाइफ को आप काउंट करना शुरू कर रहे हो उस समय क्या कंसंट्रेशन है उसके ऊपर निर्भर करती है हाफ लाइफ। सो अगेन ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है हर ऑर्डर का, ठीक है। हमने बोला था ना, मैंने आपसे हाफ लाइफ मेथड हम स्टडी करेंगे, वो यही से निकल के आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हाफ लाइफ अलग होगा, किसी ऑर्डर में सेम भी होता है थ्रू आउट, किसी ऑर्डर में उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑर्डर टू ऑर्डर, इट विल चेंज ऑर्डर टू ऑर्डर। तो अब हम जीरो ऑर्डर की बात, हमने सिर्फ जीरो ऑर्डर की बात की है। जीरो ऑर्डर में हमने ये देखा है कि जो हाफ लाइफ होगा वो डिपेंड करेगा कि जो भी हाफ लाइफ आप काउंट कर रहे हो उस वक्त जो कंसंट्रेशन इनिशियल वो कितनी है, वो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा समय लगेगा जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ के लिए। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि फर्स्ट हाफ लाइफ का समय सबसे ज्यादा होगा और थर्ड हाफ लाइफ का समय सबसे कम होगा। बिल्कुल बच्चा, एक रिएक्शन में कई सारी हाफ लाइफ हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया डन। तो हमने यहाँ से एक अच्छा कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। द टी हाफ 1 इज ग्रेटर देन टी हाफ 2 इज ग्रेटर देन टी हाफ 3, ठीक है। और यही हमारा एक तरह से बेस बनने वाला हाफ लाइफ मेथड के लिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपके 7 मिनट है, नेक्स्ट सिक्स्थ। तो भाई अब हम प्लॉट बना लेते हैं इधर, प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट वर्सेस ए नॉट, ठीक है। सीधी सी बात है, ये वो वाला केस हो गया। अब अगर समझो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मैं एक बार से 5 लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार 10 लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार 20 लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाफ लाइफ की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, बता दो भाई।
यहीं पे मुझे दिख रहा है कि जो मेरा टी हाफ है इट इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। तो ये कैसा हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे कि m क्या है 1/2k, देख लो। ठीक है, सो दिस इज टी हाफ, दिस इज ए नॉट, ये आगे लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज दी आंसर। अच्छा, स्क्रीन आई थिंक सभी को दिख रही है, प्लीज। बच्चा ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ क्या है, ऑर्डर कुछ नहीं है इस, आई थिंक अब इससे सिंपली आप वोकैबुलरी मीनिंग है इसका, ऑर्डर तो मैं वो ले लूं, लेकिन ये ऑर्डर को आप केमिस्ट्री फिजिक्स जो हम ऑर्डर पढ़ उससे मत मिक्स कर देना। ठीक है, तो देखो बच्चा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी कंसंट्रेशन से, वो जब हाफ होगी तो दैट इज ए फर्स्ट हाफ लाइफ। अब जो हाफ हो चुकी है, अब जब भी फर्दर इसकी भी हाफ हो जाएगी तो दैट इज ए सेकंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ आपने अटेन की। अब जो ये आपकी तीसरी आई कंसंट्रेशन, अब जब ये हाफ हो जाएगा तो ये आपकी थर्ड हाफ लाइफ होगी, इसी तरह से आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो अब मैं बात कर रहा हूं सिक्स्थ हो गया, सेवंथ प्लॉट ऑफ सॉरी T1 by n, T1 by n। ठीक है, अब ये क्या बच्चा, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस the concentration of reactant to 1 by n times of its initial value, of its initial value। ठीक है, तो ये हमारा T1 by n है रिक्वायर्ड। तो बेसिकली जो हमारा टी हाफ है वो उसका एक स्पेशल केस है, टी हाफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हमने बात किया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं दैट जो ए नॉट है माइनस पे ए, ये केटी होता है, इस पर तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जब T1 by n होगा तो ए कितना होगा, ए नॉट बाय n होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट ए नॉट माइनस ए क्या बन जाएगा अभी, ए नॉट बाय n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, के टी 1 by n। तो इसको अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ इसका तो ये बन जाएगा n-1 ए नॉट अपॉन पे n के इज इक्वल टू T1 by n। तो ये एक फॉर्म और बन गया T1 by n के लिए। तो कोई सा भी T1 by n बोला जाए आपसे कैलकुलेट कर, एंड वेयर n इज, वेयर n इज n क्या है भाई बताओ, हाँ बच्चा जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा आप एक बार अपने साइड से कनेक्शन देखो, वेयर n इज, बच्चा एनी नंबर, वो एनी नंबर आप ऐसे भी कोई नंबर नहीं, जो 1 by n है ना, 1 by n ये n है वो। जैसे अगर आपसे बोला 1/2 तो 2 हो जाएगा, 1/4 तो ये 4 हो जाएगा, 1/9 तो ये 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 के नीचे जो आएगा दिख रहा है ना, T1 by n लिखा मैंने। n इज नॉट ऑर्डर इन दिस केस, ये चीज ध्यान रखना, n इज नंबर जो भी 1 के नीचे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ T1/6 निकाल के दो,
56 minus 1 A naught upon P NK. So this is the relation. हो गया? Okay. So एक बच्चा, मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 7th 8th केस. ये जो केस है ना, ये जनरल है, ये 0 फर्स्ट और सेकंड किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा. इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स. तो n इधर हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. ठीक है, आफ्टर n हाफ लाइफ्स. तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पे जो n है इट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. मैं लिख लेता हूँ, कंफ्यूज करो. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बोलूं बच्चा, समझो मेरे स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन A नॉट था, ये मेरा बन गया A नॉट बाई 2 फर्स्ट हाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर क्या होगा, A नॉट बाई 2 से ये बन जाएगा A नॉट बाई 4. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A नॉट 2 रेज टू 2, ये 1 है. सेकेंड हाफ लाइफ है कि नहीं है. उसके बाद ये A नॉट बाई 4 जो होगा, ये मेरा A नॉट बाई 8 बन जाएगा. इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ A नॉट बाई 2 रेज टू 3, थर्ड हाफ लाइफ. तो कुछ दिख रहा है रिलेशन. तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आफ्टर n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ्स, amount of reactant left बेस कितना हो जाएगा, A नॉट 2 पावर पे n. आप देखो ना, थर्ड हाफ लाइफ पे थर्ड की पावर थी, सेकंड हाफ लाइफ में सेकंड की पावर थी, एंड सो ऑन. आप आगे जाके देख सकते हो. ठीक है, सो ये हमारा आंसर है. ये किसी के लिए भी है क्योंकि ये तो डेफिनेशन बेस्ड है और डेफिनेशन तो सबके लिए कॉमन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि n हाफ लाइफ के बाद जो हमारा अमाउंट बचा होगा वो बराबर होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन पे 2:n. n होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ. इधर ध्यान रखना, n हमारा कोई नंबर नहीं है ऐसा जो पीछे हमने मार्क किया था, और ना ही ऑर्डर है. तो n एक ऐसा अल्फाबेट होता है जिसको हम कई बार यूज करते हैं इंटीग्रेटेड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग टर्म्स के थ्रू. ठीक है, ओके. सो बच्चा, आज इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. हाँ बच्चा, मेरी कल क्लास हुई थी. अच्छा, आपको अगर लिंक नहीं मिला है तो आप ऑफिस में कॉल करके ये अपना जो आपको प्रॉब्लम हुआ है वो बता दीजिए. तो आपको आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑडियो तो मिल ही गया होगा ना, तो सिंस आपको वो मिला हुआ है तो आप वो सुन सकते हो मीनवाइल. ठीक है, और उनको जरूर ये बोल देना कि मेरे को मिला नहीं था लिंक, तो प्लीज आगे से आप ऐसा ना करिए. ठीक है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर लेना और उन्हें एक बार इंटीमेट कर देना कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था. ठीक है, तो कर देंगे आपको. एक बच्चा एक एक करके मैसेज लिखो यार, इतने सारे मैसेज है ऊपर चले जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ. रुको बच्चा, एक एक करके आराम आराम से लिखो भाई. मैं एक बारी में एक ही कोई रिस्पांस दे पाऊंगा ना. इसकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ. ओके, कंसेंट्रेशन डबल, रेट हाफ, तब ऑर्डर कितना होगा.
कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो आप और रेट हाफ हो जा रहा है, बताओ क्या होगा? बोलो। कंसंट्रेशन की फॉर्म पे हाफ को रिप्रेजेंट करो ना। देखो पहली चीज, मुझे क्वेश्चन तुम सही बताओगे। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो फिर मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। पर अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो और रेट आपको हाफ होते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। टू, हमने क्या बोल रखा है, हमने जो रेट पे चेंज आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसकी टर्म्स में, तो ये है। निकाल लो यहाँ से एक्स क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स निकाल लो क्या आ रहा है, वो है ये। हमने कंसंट्रेशन को डबल किया ना, और रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रही है, यही बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो मैं वो लेकर चल रहा हूँ। अभी किसी बुक में से आपने उठाया या असाइनमेंट में से लिया ये, अगर आपको असाइनमेंट मिल गया है या फिर आपके पास है ऑलरेडी, या किसी और असाइनमेंट से, किसी और बुक से, और आप मुझे क्वेश्चन जो पढ़कर दे रहे हो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको आंसर, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो, जो मुझे लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा कि आप 100% ही गलत बोल रहे हो, ठीक है। आपने बोला है कंसंट्रेशन डबल रेट हाफ, तब ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। आपने कंसंट्रेशन डबल किया और रेट आपका हाफ हो गया, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जो हाफ हो रहा है, ठीक है, जो रेट पे चेंज आता है उसको आप कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में रेज टू सम पावर की फॉर्म पे लिखना, तो बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, दिस इज योर ऑर्डर। निकालो, ये तो निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। बोलो। सो इट इज बेसिकली 0.5 एंड आई नीड 0.5, इसका मतलब ये हो जाएगा -1, देख लो आप। नहीं ये सही है क्वेश्चन, कोई इसमें मुझे लगा कि पॉइंट्स में जाएगा, तो -1 का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया ना ये, तो देखो हाफ ऑफ 0.5 हो गया, आंसर इज -1। बच्चा समझ में आया जिसने पूछा ये? देखो मैं किसी स्टूडेंट का कभी नाम नहीं लूंगा बीच में, तो जिसने भी मैसेज लगा उसको पता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? मैंने कल आपको मेथड बताया था, शॉर्ट मेथड, कि कभी भी आपको कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन दे रखी कि उसमें कितना चेंज किया है, और रेट की इंफॉर्मेशन दे रखी कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो रेट का जो चेंज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैंने रिपीट किया, रेट के चेंज को आप कंसंट्रेशन के चेंज की टर्म्स में लिखोगे विथ सम पावर। तो रेट था मेरा हाफ, कंसंट्रेशन चेंज है ट्वाइस, अब मुझे इसकी पावर की फॉर्म पे इसे लिखना है, तो बनाओ 2 raised to x मेरा कितना होगा, बस ये करना है, बताओ कितना हो जाएगा। तो दिस इज माय 0.5, दिस इज 2 raised to x। अब मुझे इसको 1/2 करना है समहाउ, क्योंकि तो ये इस साइड 1/2 आएगा तभी तो मेरा वो हो जाएगा ना। 1/2 करने के लिए क्या करूं, -1 कर दूं, तो अगर मैं 2 raised to -1 करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, विच इज 0.5, आ गया आंसर, -1 इज द आंसर, ठीक है। ओके बच्चा, कल की क्लास का मुझे अभी नहीं पता है, तो वो जब पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आपको ऑफिस वाले बता देंगे, ठीक है। बच्चा 2 क्लास हो चुका है, तो 2 क्लास आपने मिस किया है, तो बेसिक था, और आई थिंक सभी को ऑडियो मिल रहा है, जैसे मुझे मिल रहा है जो एडमिशन है तो बताएगा, सभी को मिल रहा है कि एडमिशन वालों को मिल रहा है सभी भी ऑडियो? तो बच्चा रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो हाँ एडमिशन वाले ना, हाँ तो एडमिशन वालों को ही शायद सुविधा होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो बच्चा एक बार अगर आप इनकेस आपको क्लासेस समझ में आती है सभी की, और आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, सो फिर आपका जो भी मिसिंग पोर्शन है ना वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, आपके पास पीडीएफ की फॉर्म पे नोट्स अवेलेबल होंगे, सारे ही जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे जो दे रहे हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल अभी आप डेमो ले लो एक दो, लगता है आपको कि नहीं मेरे से मुझे समझ में आ रहा है, मेरे लिए अच्छा है, मुझे लेना चाहिए, तो फिर आपको सबको जो भी पीछे मिस हो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी डेमो की क्लासेस पे फोकस कर लो अच्छे से, और समझो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वैसे केमिकल काइनेटिक्स की 2 क्लासेस हो चुकी है, ओके।
अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, अब मैं वापस इतनी डिटेल पे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने, देखो बच्चा उस डिटेल का मुझे कोई मतलब नहीं था, वो मैंने इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इक्वेशन क्या होती है। आप हमेशा इक्वेशन ये लेकर चलते हो एक्सपोनेंशियल का, पहले तो ये भी एक स्पेशल केस था, तो मैंने जनरल इक्वेशन से शुरू किया। इवन मुझे इस इक्वेशन से कोई मतलब भी नहीं है, सही बताऊं तो हमें इसी इक्वेशन से मतलब है, ऊपर वाली से, ठीक है। तो वो मैंने समझाने के लिए किया, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से गया। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं अब आपको लास्ट में एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, ई रेज टू एक्स, मतलब एक्स की जो है वो प्लस पे है, तो सीधा सा मतलब है वाई बढ़ने पर, सॉरी एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ेगा, और इसका जो प्लॉट आएगा वो हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। ये ध्यान रखो क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाना है, इसलिए मैंने देखो आई थिंक रेड लाइन से वहां पे मार्क भी कर रखा है जो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट पे। और अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स है, माइनस एन आ रहा है एक्स के साथ, तो एक्स बढ़ाने पर y हमेशा घटने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। आपको सिर्फ शेप ध्यान रखनी है, वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। तो अगर अभी वो फिर से जानना है तो आप एक बार लेक्चर को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब ऑडियो को सुन सकते हो, वहां से आपको क्लैरिटी होगा, ठीक है। तो वो चीज है, नहीं तो आपको शेप ध्यान रखो ये वाला। बच्चे का संडे है ना, तो कल ही शाम तक पता लग जाएगा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा गेट के लिए देखो ऐसा जो आपका नेट और गेट का कोई स्पेशल बुक नहीं आता प्रिपरेशन का, इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी बुक आपका रेफरेंस का या जो भी अगर मार्केट में कोई सी भी बुक अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा होती नहीं है। हमारे टाइम पे उपकार पब्लिकेशन की एक बुक आती थी लेकिन उसमें एरर बहुत होते थे, तो ऐसे अभी भी आती होंगी कंफर्म है, ठीक है, लेकिन उसमें एरर का चांसेस होता है। लेकिन स्टिल भाई 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 में से 10 क्वेश्चन में तो एरर होगा, 90 क्वेश्चन तो ठीक ही होंगे, इतनी तो बेकार बुक नहीं होगी। तो आप कोई सी प्रैक्टिस बुक उठा लो, सेट या प्रैक्टिस सेट उठा लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ऐसे कोई बुक नहीं आएगी। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा फिलहाल अभी के लिए, सिंस मुझे नहीं पता आपका लेवल कितना है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं मानकर चलूंगा फिर आपको सब कुछ पता है, मतलब यू आर कंप्लीट थॉर विद केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम, जो जो जिसका भी आपने प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर कंप्लीटली थॉर हो उसके साथ, तब तो मैं सजेस्ट करूंगा जो उनसे भी प्रैक्टिस सेट मिलता है उससे तो करो करो। उसके अलावा ना जो रेफरेंस बुक है आपका, ठीक है, जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करो, जो भी रेफरेंस बुक, उनके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, अनसॉल्व, पहले सॉल्व करना फिर अनसॉल्व करना, क्योंकि उनके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे, लगेगा भैया चैप्टर मेरा बस की नहीं है, और इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं बेसिकली, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोलूंगा ये सब करने को जिनका बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पकड़ है, और उन्हें लगता है वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपना रिवीजन करने के लिए बैठे कि कम समय में मेरा ज्यादा चीज कवर हो जाए, इसलिए वो बैठ रखे। तो वो कर सकते हैं, अपने रेफरेंस बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। कोई दिक्कत आता है डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अच्छा मैं भी एक चीज चाहूंगा कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ो, ठीक है, तो मैं भी चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ, अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो अच्छे डाउट्स पूछो। उससे क्या होता है कि दोनों तरफ से इंप्रूवमेंट होती है। एक बच्चा का कोई डाउट पूछेगा तो बाकी बच्चों को भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगी कोई अच्छी चीज, है ना। अगर आप यही सिंपल सिंपल डाउट पूछते हो एक्स प्लस वाई टू कैसे हुआ, मतलब एक्स प्लस वाई, अगर वाई एक्स वन है और एक्स प्लस वाई टू है, तो वाई मेरा माइनस वन वन जो भी आ रहा हो कैसे हुआ, थ्री कैसे हुआ, यही पूछते रह जाओगे तो उसमें फिर कोई कुछ नया नहीं सीखोगे, ठीक है। तो अगर आप डाउट पूछोगे, कोई भी स्टूडेंट, मैं नहीं बोल रहा कि सारे स्टूडेंट पूछो, कोई भी 2-4 स्टूडेंट भी इनफ है, आप कुछ अच्छा डाउट पूछते हो, ठीक है, डाउट डाउट की तरह पूछना है। एक होता है कि चलो चेक करते हैं कि भाई देखते कितना आता है, वो कभी मत करना। अगर वो करोगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पर अच्छे डाउट्स पूछोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी क्लास को फायदा होगा, आपको फायदा होगा, और हाँ मुझको भी फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का ग्रूमिंग होता है। अगर टीचर अच्छा है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है, तो हर एक का ग्रूमिंग होता है अच्छा। तो मैं वैसी क्लास एक्सपेक्ट करता हूँ हर एक में, अपनी अपने हर एक क्लास में यही बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा जिसने कल का क्लास अटेंड नहीं किया है तो वही है, अभी अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको रिकॉर्डिंग एंड लेक्चर मिल जाएंगे। मेनल आप आगे के लेक्चर्स देख लो, पढ़ अटेंड कर लो, समझ में आते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हो और फिर आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। वीडियो जो अपलोड हो रहा है, अच्छा ये जो वीडियो आप जो बोल रहे हो अपलोड हो रहा है, ये कौन सा, मतलब जो ऐप में अपलोड हो रहा है कि यहाँ से स्क्रीन में जो होता है जो हमें लाइव क्लास चलती है, किसका पूछ बोल रहे हो आप, जरा मुझे बताओगे।
अगर ऐप में आप अपलोड हो रहा है और आप एडमिशन और उसके बाद भी नहीं दिख रहा, तो आप प्लीज एक बार ऑफिस में ये अपना प्रॉब्लम शेयर करो, क्योंकि ये बच्चा वो टेक्निकल इशू होगा तो उससे मेरा कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, वो आप ऑफिस से करो, वो से सॉर्ट आउट करेंगे पक्का। ठीक है, तो वो चीज़ है। हाँ बच्चा, हम जो यहाँ पे टी हाफ निकाल रहे हैं वो इसी टी हाफ में निकाल रहे हैं ना, कि जो भी हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ठीक है, तो हाफ लाइफ में क्या होगा, उसकी कंसेंट्रेशन आधी हो जानी है, तो ए हमारा A0/2 हो जाएगा। तो वो चीज है। बच्चा देखो, ये एक बहुत वैसा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है सर, वी विल बी एबल टू क्लियर आउट एग्जाम्स विद दिस ऑनलाइन क्लासेस ना। ठीक है, देखो बच्चा, एक चीज मैं इतना बोल सकता हूँ, आपको जो पढ़ाया जाएगा दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, ये मैंने क्या बोल रखा, आपको जो पढ़ाया जाएगा, अब आप जो पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिपरेशन भी होगा, सब कुछ आपके क्वेश्चंस पे, आपकी और भी क्लासेस चल रही होगी, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की होप चली रही होगी पैरेलल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी होगा, आपको प्रीवियस ईयर्स का भी होगा, और सिलेबस भी आपको उतना करवा दिया जाएगा कि आप आराम से पेपर अटेंड करके आ जाओ। अब सारी चीज होती है कि आप अपना कितना प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि बच्चा, ये मैं स्ट्रिक्टली मानता हूँ और आई थिंक ये आप भी मानते होंगे, अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी और आपको समझ में आ रही है, लेट्स से मेरी क्लास अभी आपने ली और आपको, मैं नहीं बोल रहा कि 100%, लेट्स से 80% समझ में आया है, तो और वो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें को जो पहली बार पढ़ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि कोई रिपीट हुई चीज, ऐसे अभी तो सब बचपन का चल रहा है आपका। ठीक है, तो अगर आप कोई पहली पहली बार पढ़ रहे हो, उसका 80% आपको समझ में आया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको उसी दिन एक और बार रिवाइज करके उसके क्वेश्चन अपने आप सॉर्ट आउट करके खत्म करो, जिससे कि वो 80% 90% हो जाए। नहीं तो अगर आप 2 दिन भी छोड़ दोगे और क्लास भी नहीं हुई आपकी कंटिन्यूअसली 2 दिन तक, तो फिर वो 80 से 70 या 60 हो जाएगा, और फिर जब आप फर्स्ट टाइम फिर से बैठोगे तो आपको लगेगा आप नया पढ़ रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो तो अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज है। और दूसरी चीज बच्चा, जब भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का बात होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन को याद कर लो। ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है स्टूडेंट्स के साथ। आप क्या करते हो, आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन्हें कर करके याद कर लेते हो, आपको पता होता है इसका आंसर क्या है, पर आपको ये नहीं पता होता कि अगर इस क्वेश्चन पे इस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लगा दिया जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। प्रॉब्लम ये होती है। तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन को याद करना, क्वेश्चन के सोल्यूशन को याद करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये किस टॉपिक से पूछा गया या किस चैप्टर से पूछा गया, पहली चीज, फिर किस टॉपिक से पूछा गया, और उस टॉपिक में भी आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, और फिर आप अपना दिमाग लगाओगे और फिर से सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब आपको समझ में आ रही चीजें। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार इस चीज में जोर देता हूँ, 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन, उस 10 में से कम 6 से 7 वैरायटीज रखो, मतलब 7 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करो, 3 रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फायदा है, क्योंकि आप जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे उतना आपको समझ में आएगा, इसको इस एंगल से पूछा जा सकता है, इसको इस एंगल से भी पूछा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार हम करते रहेंगे, क्या सीखोगे उसमें? 10 बार कर लिया वो तो अपने याद कर लेना उसको, कि ये क्वेश्चन होता है, इसको ऐसे, तो उसे याद ही कर लिया आपने 10 बार कर करके। फायदा क्या वो 10 क्वेश्चन का? इससे अच्छा तो उसे 2 बार ही करो। ठीक है, तो इससे जब भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, एक क्वेश्चन कर लिया, उसके जैसा एक और क्वेश्चन करो, मोर देन इनफ है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए और खुद कर रहे हो। कई बार तो आपको ऐसा ऐसा कराया तो इसमें ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब आप खुद करोगे तो आपको पता होना, आप इस तरह से करोगे, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आप फर्स्ट टाइम बैठे हो। ठीक है, और उससे फिर ट्राई करने की कोशिश करो, और कभी भी कॉपी मत खोलो। ये पता नहीं, ये हर एक के साथ होता है, ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट था, मेरे साथ भी होता था कि जब क्वेश्चन हम करने लगते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो लोग बुक देखा था, देख लेते, हेल्प ले लेते क्या बनेगा। तो कभी ऐसा मत किया करो, जब भी आप सॉल्व करते हो, लेट्स से आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा छोड़ दो, एग्जाम की तरह लो उसको, बिल्कुल नहीं बन रहा छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, वो भी नहीं बन रहा छोड़ दो, तीसरे क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, 15 में से कुछ तो बनेंगे, और जल्दी जल्दी पढ़ के पता लग जाता है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लग रहा है कि टाइम लग रहा है, छोड़ दो। एक ऐसा सोचो कि आप एग्जाम की तैयारी, एग्जाम दे रहे हो, और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे आपने 15 किए, 15 से 5 ही आपसे अटेम्प्ट हुए फर्स्ट टाइम पे, दैट इज 5 तो हुए ना, उस 5 में आपको कुछ तो क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब तक खुद नहीं करते हैं क्वेश्चन तब तक क्लैरिटी नहीं आती अच्छे से, तो उस वक्त वो क्लैरिटी आएगा। तो वो चीज है। ठीक है, तो जब भी आप क्या बोलते हैं, टेस्ट का वो इसका प्रैक्टिस सेट करते हो, तो हमेशा इस तरीके से करो कि आपको सीखो और कुछ नहीं।
बच्चा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है फास्ट पढ़ाने पे, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है फास्ट पढ़ाने पे, लेकिन आप अपनी क्लास के बाकी बच्चों से कंसल्ट कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है बच्चा, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके क्लास के बच्चे बोलते हैं कि सर फास्ट पढ़ाइए, आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। मैं इसी चैप्टर को 15 घंटे में भी खत्म किया हुआ है मैंने, और इसी चैप्टर को तुम्हारे साथ मुझे लगता है कम से कम 30+ लगेगा, इसी चैप्टर को मैंने 15 घंटे में भी खत्म किया है, तो मैं फास्ट पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं बच्चा, दो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए कैसे आपका हाफ लाइफ को आप रिलेट कर सकते हो? हाँ आप ये कर सकते हो, जिसने ये पूछा है सर जो आपने ग्राफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का बनाया है, उसको आपने एक रिएक्शन के कॉन्जिक्यूटिव टी हाफ से के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, बच्चा दो डिफरेंट रिएक्शन के हाफ लाइफ को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, खुद सोचो, है ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि समझो मेरी एक रिएक्शन है ए टू बी, मैं इस रिएक्शन को दो अलग अलग कंटेनर्स में कैरी आउट कर रहा हूँ, एक कंटेनर में मैंने कंसंट्रेशन लिया 100 और एक कंसंट्रेशन में मैंने कंसंट्रेशन लिया 200। अब मैं यहां पर बात कर सकता हूँ टी हाफ की, सेम रिएक्शन है डिफरेंट कंटेनर्स है, तब बात हो सकती है। डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस के लिए बच्चा हाफ लाइफ को आप एक साथ रिलेट नहीं कर सकते हो, मतलब ए टू बी और सी टू डी की रिएक्शन को मैं टी हाफ से उनके टी हाफ को मैं रिलेट ही नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन पे जाने का या कितनी स्पीड से जाने का वो सी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर ए की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसका के का वैल्यू अलग होगा, ए से किसका, ए से बी वाले का, और सी से डी वाले का एक के का वैल्यू